जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली जो 9 नवंबर को जो आपका क्लास 9th का साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है ना, उसके लिए हम लोग कुछ आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। अभी बोलो कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करने वाले, सिर्फ हम लोग डेफिनेशन पर बात करेंगे। वो सारे डेफिनेशन कवर करेंगे, वो सारे की पॉइंट्स कवर करेंगे। की पॉइंट्स मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपके टेस्ट में देखने को मिलेगा। और इससे पहले मैंने क्वेश्चंस के लिए आप बोलोगे सर क्वेश्चंस का ही तो वीकली टेस्ट होता है तो क्वेश्चन बना दो ना, क्यों झूठ मूठ का महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हो, डेफिनेशन बता रहे हो। तो भाई साहब आपका वीकली टेस्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा, और वो सब छोड़ो, आपका फाइनल एग्जाम में भी इस वीडियो से क्वेश्चन रहेगा। तो अब तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ना, तो अब तो देखोगे ना। हाँ चलो, हाँ तो अब क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो लिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। नहीं देखे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले उसको जाके देख लो। ऐसे बार बार तो बोला नहीं था, पर चलो और एक बार बोल लेता हूँ, अब हो जाएगा बार बार, कि उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बेसिकली उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा लंबा है, 20 मिनट 22 मिनट के करके वीडियो सब है, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने प्रत्येक वीडियो में 30-32 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हुआ है, साथ कई सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया हुआ है, और थोड़ा ये चैप्टर लंबा भी है, समझाया भी है मैंने अच्छे से, ठीक है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा लंबा हुआ है, ठीक है ना। तो उनको पहले देखिएगा, फिर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैंने क्वेश्चंस के थ्रू से पहले ही उन तीनों वीडियो में बता दिया है। इस कारण से मैं इस वीडियो में उतना अफोर्ड नहीं डालूंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ऊपर ऊपर समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना डीप से समझाना था मैंने क्वेश्चंस के थ्रू से समझा दिया है, इसलिए उसको पहले देख लीजिएगा, फिर देखिएगा। तो उस टाइम पर जो समझाया था और अभी जो समझाऊंगा आपको रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और उस वक्त देखोगे तो भाई साहब आपका क्वेश्चंस का भी डर खत्म हो जाएगा, और बाकी अभी मैं बता रहा हूँ इससे आपका सब्जेक्टिव का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं सच बताऊं तो देख लो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कराना, देखो 2 पेज का ही है, ठीक है, 2 पेज भी नहीं है, 1.5 पेज है, ठीक है। और 1.5 पेज में ये जो आपके पास कार्य तथा ऊर्जा जो चैप्टर है ना, क्योंकि आपके 9 तारीख का जो सिलेबस है उसमें कार्य तथा ऊर्जा ही चैप्टर पूछा जाएगा, इसका लगभग 90% सिलेबस एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा इसी वीडियो में। इसी से बस क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, याद रखिएगा मेरी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कि कार्य क्या है, सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि यदि किसी वस्तु पर बल लगता है और बल के कारण अगर वो वस्तु विस्थापित हो जाए तो वो कार्य कहलाता है। तो बस यही चीज़ आप लोग लिख देना एग्जाम में। तो ये लिखा है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो तो कहते हैं कि बल द्वारा कार्य किया गया। फिर आप लोग यहाँ पे तो कहते हैं कि बल द्वारा कार्य किया गया, इस सेंटेंस को काट कर आप लोग सीधा लिख सकते हो कि भाई साहब यदि किसी वस्तु पर बल लगे और विस्थापित हो तो कहेंगे कि कार्य हुआ है, या फिर बोले कि उसे ही कार्य कहते हैं। आप लोग ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, अपना लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ ही साथ और एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, जो कि आप लोग पता चलेगा 11-12 में जाके कि ये डेफिनेशन गलत लिखा हुआ है। जो भी लिखा हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि यदि किसी वस्तु पर बल लगे और वो विस्थापित हो तो उसमें कार्य होता है, ये सही है, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। परंतु अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो, यह कि बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम लोग बल के द्वारा किया गया कार्य कहते हैं, या फिर बोले कि कहा जाता है, बल के द्वारा कार्य कहा जाता है, ठीक है। तो भाई साहब बोले इसमें क्या गलत है भाई साहब, ठीक है। सीधा सीधी बात तो लिखा हुआ है, बल यानी कि F, और जो बल की दिशा में तय की गई दूरी यानी कि S, उसी को तो हम लोग वर्क बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने W बराबर में पढ़ा है, वर्क बराबर में पढ़ा है, कार्य बराबर में पढ़ा है कि FS होता है। आप ही ने बताया है, तो गलत कैसे हो गया सर? तो भाई साहब गलत कोई इसमें नहीं है, गलत मेन बात है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि बल की दिशा में, यही गलत है। क्योंकि भाई साहब कोई जरूरी नहीं होगा कि अगर आप लोग बल इधर लगा रहे हो तो वस्तु भी इधरे मूव होगा। सो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल बराबर, यानी अगर किसी वस्तु पर बल लगेगा तो जरूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन से बल लग रहा है उसी डायरेक्शन में भाई साहब आपका वस्तु मूव करेगा। ऐसा नहीं ना हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपने बल इधर लगाया लेकिन वस्तु इधर मूव कर रहा है, वस्तु इधर मूव कर रहा है, वस्तु इधर कर रहा है। तो विस्थापन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। बल के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, बल के 90 डिग्री डायरेक्शन में भी हो सकता है, बली की दिशा में भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोला कि बल की दिशा में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग पढ़ोगे 11-12 में कि ये चीज रॉन्ग है, ठीक है। और इसीलिए बल का फॉर्मूला एक्चुअली W बराबर में FS cos थीटा होता है, जो कि आप लोग पढ़ोगे। तो फिर आप लोग ये वाला डेफिनेशन मत ही लिखना, अगर ये वाला लिखना होगा तो ऐसे लिखना, ठीक है। बल और बल के कारण यदि कोई वस्तु विस्थापित होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि उस वस्तु में कार्य हुआ है, ऐसे करके आप लोग लिख देना, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई आपको पास, ठीक है। इसीलिए अभी मैंने बताया कि W बराबर में FS होता है, F बराबर में क्या यहाँ पे बल होता है, और S क्या है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या फिर विस्थापन है, ठीक है।
अच्छा, अब कार्य क्या है भाई साहब, कार्य तो अभी हम लोगों ने सीखा। अब कार्य का ऐसा मात्रक की क्या होता है, तो जो कार्य का ऐसा मात्रक होता है ना, कार्य का ऐसा मात्रक आपका न्यूटन मीटर होता है, वरना जूल आप लोग लिख देना। कार्य का ऐसा मात्रक एक्चुअली जूल माना जाता है। जूल ना ऑप्शन में तो न्यूटन मीटर जरूर रहेगा, और दोनों रहेगा तो देखना ऑप्शन में जरूर रहेगा कि आपको जैसे कि ए नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन मीटर, बी में दिया हुआ है जूल, तो जरूर एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें लिखा होगा ए और बी दोनों, तो मार देना, ठीक है। जनरली दोनों कभी साथ में नहीं पूछा जाता है। और ये भी मैंने बताया था कि कार्य जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। अब जानो कि कार्य धनात्मक कब होता है, तो जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो कहा जाता है कि उसमें जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है। यानी कि मान लो कि एक पिंड है, यहाँ पर पिंड मतलब यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है। आपने इसको इस प्रकार से इधर बल लगाया और वस्तु इधरे मूव हुआ, तब उस केस में जो कार्य होगा उस वस्तु पर वो क्या होगा, आपका धनात्मक होगा। यानी कि यहाँ पे जो कार्य का फॉर्मूला बनेगा, वर्क का फॉर्मूला, वो क्या होगा, F बराबर में प्लस का F इंटू एस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस तो लिखना जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्टली लिख दो F बराबर में सॉरी W बराबर में एफ एस, ठीक है। अब वही बात जान लो कि ऋणात्मक का कार्य क्या है। तो भाई साहब इसमें क्या होगा कि मान लो कि कोई पिंड ऐसा है, ठीक है ना, कोई वस्तु है, उसके आपने बल लगा इधर खींचा, लेकिन आपका जो वस्तु है मूव हो रहा है इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तब उस स्थिति में जो कार्य होगा इस वस्तु पर वो ऋणात्मक होगा। वो चलेगा कि जब किसी वस्तु का विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो तब कहा जाता है कि कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होता है। इसलिए यहाँ पे लास्ट में हम लोग माइनस लगाते हैं, W बराबर में माइनस एफ एस लगाते हैं, ठीक है। तो यही चीज से आपको अभी प्रूफ हो रहा है कि भाई साहब कोई जरूरी नहीं होगा कि जो आपका विस्थापन होगा वो बल की दिशा में होगा। सो हो सकता है कि बल के दिशा में हो तब उसको धनात्मक कार्य बोलेंगे, हो सकता है बल के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर एक पूरब से बल लग रहा है तो पश्चिम की ओर मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक बल हो जाएगा। और एक होता है शून्य कार्य, ठीक है। तो शून्य कार्य क्या हो जाएगा, तो जब किसी वस्तु पर लंबवत बल लगे तो क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लो कि एक वस्तु है, उस पर बल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, पर वो मूव कर रहा है ऐसे। जैसे मान लो कि कूली वाला एग्जांपल याद करो, मैंने आपको बोला था कि एक समतल जमीन पर मान लो कि स्टेशन पर क्या कर रहा है कि कूली चल रहा है 20 किलोग्राम कोई बैग उठाकर, ठीक है, इस प्रकार से वो चल रहा है। तो बताओ उसने कितना कार्य किया, तो भाई साहब वो 0 कार्य कर रहा है। पूछो क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो बैग पर बल क्या लग रहा है, बल वो नीचे की ओर लगा रहा है, सीधा सीधे अगर बात करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे बेग का जो देखा जाए तो बेग अगर मैं गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग में बात करूं तब उसका कार्य 0 होगा, ठीक है। इसको बोलना बहुत जरूरी है कि गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग बात करो, गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग बात करो तो वहां पे कार्य 0 हो रहा है। पूछो क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है, उस बेग को नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन बेग मूव किधर हो रहा है, क्योंकि कूली बेग इधर लेके जा रहा है। उसका हाइट मान लो कि अगर 2 मीटर है अगर कूली का, तो वो अपने 2 मीटर हाइट को मेंटेन करके हर जगह पे वो जा रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पे 2 हाइट घट गया वहां पे हाइट बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समतल जमीन है तो हाइट तो एकदम सेम रहेगा हर जगह पे उस कूली का। तो यहाँ भी 2 मीटर है बेग, यहाँ भी 2 मीटर है, यानी कि जो वेग का हाइट है वो हर जगह पे समान है, ठीक है ना, पर हर जगह पे समान है, यानी कि वो एकदम इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जबकि इस पर बल क्या लग रहा है, गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है। देख लो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि इस स्थिति में गुरुत्व बल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कार्य यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसी स्थिति क्या बोलेंगे, कार्य शून्य कार्य बोलेंगे। उस स्थिति पे W बराबर में 0 होगा जब विस्थापन और बल के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है ना, तब आपके पास क्या होता है, उस जगह पे कार्य शून्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्य के लिए व्यापक सूत्र क्या होता है, वही मैंने आपको बताया था, W बराबर में एफ एस कॉस थीटा। बोले सर आपने भी बताया था कि कॉस थीटा कब यूज करते हैं, जब कोई जरूरी नहीं है कि जो बल होगा और जो विस्थापन होगा दोनों एक ही डायरेक्शन में हो सकता है कि बल इधर लगे और विस्थापन थोड़ा सा टेढ़ा एंगल में लगे, हो सकता है 45 डिग्री में विस्थापन हो या फिर 20 डिग्री में विस्थापन हो, तो उस स्थिति में सर कॉस थीटा लगाते हैं ना। हाँ, मैंने जो बोला था आप लोग सही समझ गए, और उसी की स्थिति में कॉस थीटा लगाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी वस्तु को डोरी से बांध कर खींचा जाता है, मान लो यहाँ पे एक बक्सा है, यहाँ पे समतल जमीन है, इसी प्रकार से डोरी बांधकर आप लोग इसको खींच रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि डोरी तल के साथ देखा जाए तो थीटा कोण पर झुकी होती है। तल के साथ मतलब क्या है कि देखो जैसे इसको धकलोगे तो बक्सा इधर मूव करेगा, यानी कि ये आपका मान लो कि तल के समतल है तो इसको तल ही मान लो, ठीक है। पर बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, क्योंकि आप लोग इसको इसे खींच रहे हो, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो इसी को हम लोग थीटा मान लेते हैं। और देख लो कि ये दोनों एंगल आपस में देखा है तो मिला हुआ नहीं है, यानी कि इसके बीच में कुछ ना कुछ जरूर डिग्री है, मान लो 30 डिग्री या 45 डिग्री होगा। तो देख सकते हो कि विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, बल देख रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, विस्थापन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, बल आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। देख लो दोनों अलग अलग दिशा में लग रहा है। इससे पता चलता है कि कोई जरूरी नहीं है कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो बल होगा और जो विस्थापन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि बल और विस्थापन एक डायरेक्शन में नहीं होता है तो हम लोग यूज करते हैं W बराबर में एफ एस कॉस थीटा,
ठीक है। इसीलिए तो जब आप लोग का जो आपका बल होता है और जो विस्थापन अगर 90 डिग्री में आपस में हो तब उस जगह पे थीटा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और जैसे इसमें अगर आप लोग रखोगे डब्ल्यू बराबर वर्क निकालोगे तो ये एफ एस का एफ एस रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, कॉस थीटा की जगह कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे जब विस्थापन और जो आपके पास बल है वो आपस में 90 डिग्री होगा तब देखो कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, जिस कारण से यहाँ एफ एस भी गुना में कॉस 90 डिग्री के साथ, तो ये टोटल को 0 कर देता है। इसीलिए वर्क डन जो टोटल निकल जाता है वो 0 निकल जाता है जब जो कार्य होता है उसमें जब आपका विस्थापन और जो आपका बल होता है वो 90 डिग्री में होता है तब। ठीक है, तो आप समझ में ना क्यों 0 होता है सो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बाकी इसको नहीं भी याद रखोगे चलेगा, पर मैं बोलूँगा याद जरूर रख लीजिएगा कि जब कुछ एंगल से कार्य होता है ना, मतलब कहने मतलब ये है कि आपका बल किसी डायरेक्शन में और उससे थोड़ा मोड़ा स्लाइटली ऊपर नीचे डायरेक्शन में अगर आपका विस्थापन हो तब उस जगह हम लोग कॉस थीटा का उपयोग करते हैं। और जो आपके पास विस्थापन और जो बल के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग यहाँ पे थीटा रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोग इस थीटा के बारे में अलग से पढ़िएगा, आगे चल के टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, 10वीं क्लास में इसका थोड़ा मोड़ा झलक देखोगे आप लोग। अच्छा, ऊर्जा क्या है, एनर्जी, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि और एक चीज याद रखिएगा कि ऊर्जा जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। ठीक है, ये देखा जाए तो ये अदिश राशि है। ठीक है, और इसका ऐसा मतलब कि जूल होता है। और देखा जाए तो ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया गतिज ऊर्जा, स्थैतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी क्या कहते हैं, उसका गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और उसी का इसीलिए अगर हम लोग आगे बात करें कि भाई साहब इसका जो दर्शाने का जो नजरिया होता है उसको लिखा जाता है बड़ा ई और नीचे तरफ के लिखा जाता है ई के। ठीक है, और एक साइड ई के क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि ई फॉर एनर्जी होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा एक प्रकार का एनर्जी होता है। और के मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, के ई से दिखाते हैं, सॉरी ई के से दिखाते हैं। ठीक है, तो ई के क्या होता है, गतिज ऊर्जा को शॉर्ट में दिखाने का फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई के एक साथ लिखा हुआ है पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ई बड़ा होगा और नीचे में केटो बस के भी बड़ा ही होगा पर नीचे थोड़ा छोटा करके लिखना है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने आपको बताया हुआ है। और एम क्या है, यहाँ पे पिंड का द्रव्यमान है और भी क्या है, वेग है। ठीक है, अब स्थैतिक ऊर्जा क्या होता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन में बात करें, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा गतिज ऊर्जा में कि किसी वस्तु के गति कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी, किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसकी उसी क्या कहते हैं, उसको उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब लोग सर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो बताया था उसमें तो आपने बताया था कि किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, जो संचित ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आकृति में परिवर्तन भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो याद करो मैंने आपको एक धनुष की डोरी वाले बात बताया था कि एक मान लो इस प्रकार से एक धनुष है। ठीक है, इस प्रकार से धनुष है, इस पर डोरी इस प्रकार से होता है। लेकिन जब आप इसमें एक बाण लगाओगे यानी कि काण लगाओगे, काण माने एरो, तीर लगाओगे तो क्या करोगे, इस प्रकार से तीर लगा के इसको इस प्रकार से डोरी को खींचोगे तब, और जैसे डोरी को छोड़ोगे आप लोग खींचकर, तीर क्या निकलता है, आगे तरफ फक से निकल जाता है। तो वो जाता है कैसे, तीर को कौन धकलता है, आप तो धकलते नहीं हो, रस्सी धकलता है। तो रस्सी कैसे धकलता है, क्योंकि भाई साहब रस्सी का एक्चुअल आकृति ऐसा था लेकिन आपने खींचकर उसका आकृति चेंज किया, जिस कारण से उसमें एक एनर्जी बढ़ गया, कौन सा एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गया। और जब आपने उसको छोड़ा तो रस्सी चाहा कि मैं वापस से अपनी जगह पे चल जाऊं, और उस आपस अपनी जगह में जाने के लिए उसने बहुत ज्यादा एनर्जी निकाला और वो एनर्जी तीर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, निकलते हुए तीर को आगे धकल दिया। ठीक है, तो आकृति परिवर्तन के कारण भी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। और नो डाउट मैंने ये भी बताया था कि अगर हाइट में हो तो भी उसकी स्थितिज ऊर्जा, जितना ज्यादा हाइट आप लोग बढ़ोगे उतना ज्यादा उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये भी बात सही है। ठीक है, और स्थिति के कारण भी स्थितिज ऊर्जा होती है। अच्छा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से गतिज ऊर्जा को ई के से दिखाते थे उसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा को हम लोग ई पी से दिखाएंगे, ई फॉर एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल। ठीक है, पी को नीचे तरफ लिखेंगे तो कुल मिलाकर ई पी बराबर में क्या हो जाएगा, एम जी एच, ये सब मैंने बताया था। एम क्या है, द्रव्यमान है वस्तु का, जी क्या है, गुरुत्व त्वरण है जिसका वैल्यू 9.8 होता है। क्वेश्चन में अगर 10 बोले तो 10 ले लीजिएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी का जो ऐसा मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी क्या होता है, एक प्रकार का त्वरण ही होता है, पृथ्वी के द्वारा त्वरण लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वही त्वरण यहाँ पे, और यहाँ पे ऊंचाई है, सीधा सीधी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। जाहिर सी बात है या इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, यानी कि इसको कैसे दिखाएंगे, ई फॉर एनर्जी और एम फॉर मैकेनिकल, यानी कि इसको ई एम से दिखाएंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी को ई के से दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग दिखाए तो ई पी से दिखाते हैं, उसी प्रकार से मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग ई एम से दिखाएंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल जो एनर्जी होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। जैसे सपोज दैट कि आपके पास गतिज ऊर्जा 3 है और आपका स्थितिज ऊर्जा 6 है, तो उसकी टोटल कितनी हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी फिर यांत्रिक ऊर्जा,
दोनों को जोड़ दो 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपके पास EM हो जाएगा एनर्जी ऑफ मैकेनिकल हो जाएगा, वो एनर्जी ऑफ काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा और एनर्जी ऑफ पोटेंशियल यानी कि आपके पास स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा बात। तो क्वेश्चन में अगर आपके पास यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दे, स्थितिज ऊर्जा दे, तो आप लोग गतिज ऊर्जा निकाल सकते हो, या फिर गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा तो आप लोग स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हो। याद रखना मेरी बात इस फॉर्मूला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बता, तो ऊर्जा संरक्षण का क्या सिद्धांत है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यहाँ पे की जा सकती है लिख लीजिएगा, ठीक है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो तो एनर्जी होता है। तो बोले सर इतना सारा जो इतना साल से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो भाई साहब देखो, जैसे मेरा घर में जैसे मेरे स्टूडियो में शूट करो इसलिए थोड़ा सा आवाज गूंज रहा है, और यहाँ पे 3 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तीनों जल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले ट्यूबलाइट तक तार के थ्रू से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है, ठीक है, बिजली आ रहा है उस पर, और बिजली क्या कर रहा है कि उस बल्ब को या फिर बोलो कि इस ट्यूबलाइट को जला दे रहा है, ठीक है। ट्यूबलाइट में ऐसा मैकेनिज्म है कि क्या कर रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फिर बोलो कि जो बिजली आ रहा है उसको क्या कर रहा है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है, जिससे ये लाइट, ये जो रूम है पूरा एकदम जगमगा रहा है अभी, ठीक है, लाइट में बदल देता है, कुछ कुछ हीट निकलता है इसलिए उसको हीट में भी बदल देता है। तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हो कि आपका एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी प्रकार से कभी भी एनर्जी विनाश नहीं होती है, ना ही आप एनर्जी को बना सकते हो खुद से घर में, ठीक है, फिर आप कहीं भी नहीं बना सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में ढाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शक्ति या पावर क्या है, तो प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहता है, पावर कहते हैं, ठीक है। और शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है, जिसको हम लोग जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, सब मैंने बताया हुआ क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। और 1 किलो वाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। उसी प्रकार से एक जो HP होता है 1 HP, जिसको हम लोग अश्व शक्ति या फिर हॉर्स पावर बोलते हैं, वो 746 वाट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, आप लोग याद रखिएगा, मैंने बताया भी था। और एक बात, ऊर्जा को जो व्यावसायिक मात्रक होता है, यानी कि जो हम लोग व्यापार के लिए जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक उपयोग करते हैं, सो ऊर्जा का ऐसा मतलब देखा जाए तो जूल होता है, परंतु व्यापार के लिए जो उपयोग करते हैं वो करते हैं देखा जाए तो किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ठीक है, जिसको हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। अगर 1 किलोवाट की बात करें उसको हम लोग 1 यूनिट बोला जाता है, ठीक है। फिर किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो वही चीज लिखा है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जो 1 यूनिट के बराबर होता है। और यही यूनिट आपका घर में बिजली बिल आता है कि 10 यूनिट, 5 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट मैंने बिजली बिल यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो, ज़्यादा कुछ था नहीं। मैंने बोला कि कम समझाऊंगा पर क्या करूँ, बोला कि चलो भाई समझा ही देता, तो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ डील कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर कोई भी अगर आपका डाउट बचा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ भाई साहब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, परंतु हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार से दांसो कंटेंट देने में। इससे पहले 3 वीडियो लिया हुआ है, देख लीजिएगा, और हो सकता है कि आपको मैं आगे चल के और 1-2 वीडियो दूं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।